जो चैप्टर है वो क्लास 9th के लिए है। बेसिकली लेसन 5 वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, मतलब कि जो संस्थाएं हैं वो कामकाज कैसे करती है किसी भी देश में, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन क्या है वो जान लेते हैं। राजनीतिक संस्थाएं क्या हैं। राजनीतिक संस्थाओं के कामकाज के तरीके के बारे में ही आप जो है इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आ सेट ऑफ प्रोसीजर फॉर रेगुलेटिंग द कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट, बेसिकली वो नियम कायदे कानून जो किसी भी देश में सरकार कैसे काम करती, कैसे बनेगी, पॉलिटिकल लाइफ जो राजनीतिक ज़िंदगी है किसी भी देश की, वो सारा क्या है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन राजनीतिक संस्थाओं के अंतर्गत आप जानते हैं उसके बारे में। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक कानून जो है वो कैसे पास होता है। तो बेसिकली सबसे पहले हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, जो भारत सरकार है, वो सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन जो है वो नियुक्त करती है, अपॉइंट करती है, बनाती है, मतलब दूसरा पिछड़ा जाति आयोग बनाती है 1979 में। इसके अध्यक्ष होते हैं बीपी मंडल, और इसी वजह से इसके अध्यक्ष के नाम पे इस कमीशन का नाम था मंडल कमीशन, मंडल आयोग। यहाँ आगे आप उनकी फ़ोटो देख सकते हैं। बेसिकली उनके नाम पे डाक टिकट जारी की गई थी, उसकी फ़ोटो है ये। अब इसका काम क्या था? मंडल आयोग तो बन गया, लेकिन इसका काम क्या था? इसका काम था कि क्राइटेरिया टू आइडेंटिफाई द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। इसका सबसे पहला काम था कि वो मापदंड निश्चित करना है जिससे हम सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है उसके बारे में हम जान सकें भारत में, ठीक है, इन इंडिया। दूसरा काम इसका था रिकमेंडेड, मतलब सुझाव देना, टू स्टेप टेकन टू द देयर एडवांसमेंट, उनके विकास के लिए क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं उसके लिए सुझाव देना। दो काम आपको पता चल गए, एक तो क्राइटेरिया निश्चित करना, दूसरा जो है कुछ सुझाव देना उनके विकास के लिए। नेक्स्ट चलते हैं। कमीशन ने 1980 में जो है 1980 में अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी, अपने सुझाव दे दिए, और जो सुझाव उसमें दिए उसमें सबसे बड़ा सुझाव ये था कि 27% जो गवर्नमेंट जॉब है, जो सरकारी नौकरियां हैं, उसमें आरक्षण रिजर्वेशन दे देना चाहिए सोशली, सामाजिक और एजुकेशनली, मतलब शैक्षिक या शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग बैकवर्ड क्लासेस के लिए। अब रिजर्वेशन क्या है? बेसिकली एक पॉलिसी है जिसके ज़रिए डिक्लेयर किया जा सकता है कि कुछ पोजीशन, कुछ सीटें जो है, कुछ जो है एक तरीके से जगह जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में, सरकारी नौकरियों में, या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जहाँ शिक्षा ग्रहण की जाती है, उन सारी संस्थाओं में जो है किसी इंसान या किसी कम्युनिटी समुदाय के लिए जो है हु हैड बीन डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, बेसिकली जिसके साथ बहुत ही टाइम तक जो है भेदभाव किया जाता रहा है, तो उससे जो डिसएडवांटेज, हानियां हैं, उसका जो है असर इन बैकवर्ड क्लासेस को ना एक पड़े, उनके विकास में जो है दूसरों के समान बराबरी का दर्जा दिया जा सके, इसीलिए आरक्षण की व्यवस्था की जाती है। आरक्षण क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, मैं पीछे भी आपको काफ़ी समझा चुकी हूँ। इसके साथ चलते हैं कि 1980 में जब रिपोर्ट सबमिट की गई तो पार्लियामेंट में उसमें बहुत बहस हुई, पर कोई डिस्कशन का जो रिजल्ट है ढंग का नहीं आया। फिर आता है लोकसभा इलेक्शन 1989 का। 1989 मतलब समझ लीजिए 9 साल बाद लगभग। 1989 में जब लोकसभा इलेक्शन आते हैं तो जनता दल जो होती है वो ये प्रॉमिस करती है, ये वादा करती है अपने मैनिफेस्टो में, अपने चुनावी घोषणा पत्र में। ये भी क्या है मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ चुनावी घोषणा पत्र की। उसने कहा कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट को वो जो है लागू करेंगे अगर वो पावर में आएंगे, अगर वो जीत जाएंगे। तो जनता दल जो है वो जीत जाती है, सरकार बनाती है इलेक्शन के बाद, और वीपी सिंह उनके प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। वीपी सिंह की आप यहाँ फ़ोटो देख सकते हैं जो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। तो वो प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद क्या काम करते हैं, वो जो है अनाउंस कर देते हैं। पहले तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो पार्लियामेंट को एड्रेस करता है, अनाउंस करता है वहाँ पे कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट को जो है इम्प्लीमेंट किया करने वाली है कौन? गवर्नमेंट। इसके साथ 6 अगस्त 1990 को जो है कैबिनेट जो मिनिस्ट्री होती है वो जो है ये अनाउंस कर देती है, डिसीजन ले लेती है कि वो जो है मंडल कमीशन की आयोग को लागू करेगी, इम्प्लीमेंट करेगी। इसके बाद अगले दिन मतलब 7 अगस्त को, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जो है वीपी सिंह इन्फॉर्म करते हैं पार्लियामेंट को कि जो दोनों हाउसेस में जो है ये डिसीजन जो है पास कर दिया जाएगा। और जब ये चीज़ हो जाती है तो द डिसीजन ऑफ कैबिनेट का जो डिसीजन होता है मंत्री परिषद का जो है, कैबिनेट मिनिस्ट्री जो है उसका जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, ठीक है, उसके पास जो है क्रमिक एंड विकास का जो है एक तरीके से जो डिपार्टमेंट है उसके पास जो भेज देते हैं ऑर्डर। और वो ऑर्डर जो है वो ऑफिस मेमोरेंडम, मतलब कार्यालय ज्ञापन, क्या कहा जाएगा इसे? कार्यालय ज्ञापन। अब बहुत सारे नोटिस आपको पता ही है स्कूल वगैरह उसमें भी निकलते हैं, तो ऐसे ही वो एक नोटिस निकालते हैं, कार्यालय ज्ञापन निकालते हैं जिसका ये नंबर है, ठीक है।
और ये कब निकाला जाता है? यूनियन गवर्नमेंट के बिहाफ पे सरकार के बदले निकाला जाता है, जो उनका डिपार्टमेंट निकालता है 13 अगस्त 1990 को निकालता है। अब ऑफिस मेमोरेंडम क्या होता है? बेसिकली ऑफिस मेमोरेंडम जो है कम्युनिकेशन का जरिया है, एक तरीके से नोटिस जो है सबको बताने के लिए होता है। किसी भी पॉलिसी या डिसीजन की जो है पूरी गवर्नमेंट की तरफ से कोई जो है निकालता है। अब सीधी सी बात है, जिसके पास अथॉरिटी है, जो वहाँ पे साइन करेगा, स्टैंप लगेगी जिसके नाम की, वो जो है इसको जारी करेगा। लेकिन जिसने स्टैंप लगाई है सिर्फ और सिर्फ उसका डिसीजन तो नहीं है ना, ये हम ऊपर पढ़ के आ गए हैं अभी कि प्रेसिडेंट है, उसके साथ साथ जो है कैबिनेट मिनिस्ट्री है, प्राइम मिनिस्टर है, पार्लियामेंट में जो है डिबेट हो रही है ना। तो सबके बिहाफ पे जो है सिर्फ और सिर्फ जो है इनका कौन सा डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट जो है ऑफिस मेमोरेंडम निकालता है। अब जब ये कानून के बनने के जो है रास्ते में होता है, तो कुछ लोग इसके पक्ष में होते हैं, कुछ जो है विपक्ष में होते हैं, कुछ फेवर में और कुछ अगेंस्ट। जो फेवर में होते हैं वो क्या कहते हैं कि जो अभी इनइक्वालिटीज़ है, जो असमानताएं हैं डिफरेंट कास्ट के अंदर, अलग अलग जो है जातियों के अंदर, इससे जॉब रिजर्वेशन से जो है वो कम हो सकती हैं। इसके साथ उन्हें लगता है कि फेयर अपॉर्चुनिटी, मतलब कि निष्पक्ष जो है उन्हें मौका मिलेगा अपने समुदाय को जो है उन्हें आगे बढ़ाने का, उन्हें गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में प्रतिनिधित्व का, रिप्रेजेंटेशन का। ठीक है। अब जो अगेंस्ट है वो क्या कहते हैं? उन्हें ऐसा लगता है कि इसकी वजह से ये अनफेयर है, गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो इक्वालिटी का अधिकार है उसके खिलाफ है। ठीक है। और जो लोग क्वालिफाइड है, जो काबिल है, जो योग्य है, उनको जो है जॉब्स नहीं मिलेगी। क्लियर। इसके साथ कुछ ये भी कहते हैं कि ये जो है जो आरक्षण है ये कास्ट के बेसिस पे है, जिसकी वजह से दूसरों की जो कास्ट की फीलिंग्स है वो भड़केगी, जातिवाद भड़केगा, जिसकी वजह से जो राष्ट्र की यूनिटी है उसको खतरा हो सकता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या था? अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कोर्ट में जो है वो इसका जो है केस जो है दायर कर देते हैं सुप्रीम कोर्ट में, इसके लिए एप्लीकेशन जो है लगा देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, जितने भी मामले होते हैं उन्हें बंच करके एक कर देता है, संगठित कर देता है, और एक ही जो है मामले का नाम दे देता है इंदिरा साहनी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। ठीक है। इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम का मतलब क्या? उसके खिलाफ कौन है? बनाम केंद्र सरकार। ठीक है। इसका नाम देकर जो है इसकी कार्यवाही करनी शुरू कर देता है कौन? सुप्रीम कोर्ट इसके मुकदमे की सुनवाई करता है। ये देखिए इंदिरा साहनी जिन्होंने केस लड़ा था। आगे चलते हैं कि जो है फैसला क्या हुआ। बेसिकली 1992 में जो है वो जो है ऑर्डर आया। सॉरी, ये चीज़ बताना भूल गई कि ये जो सुप्रीम कोर्ट में जो केस लड़ा गया उसका जो फैसला था, जो सुनवाई थी, 11 न्यायाधीशों ने की थी, जजिस ने की थी, न्यायाधीशों ने की थी, 11 जजिस की बेंच ने की थी, अकेले एक जो है जज ने नहीं की थी। और 1992 को जो है उन्होंने मेजॉरिटी से जो है अपना जो फैसला सुनाया, और उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो काम है वो सही है, वैलिड है, और इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, थोड़ा सा उसमें सुधार करने के लिए उन्होंने कहा जो वेल टू डू पर्सन है, मतलब जो आर्थिक रूप से जो सक्षम है, जो मतलब कि अच्छी खासी सिचुएशन में, जो इकोनॉमिकली जो है अच्छी कंडीशन में है, उन्हें जो है इस जो स्कीम बनाई गई है, जो आरक्षण है, उससे जो है बाहर रखा गया, एक्सक्लूडेड रखा गया, मतलब उन्हें इस चीज़ का फ़ायदा नहीं मिलेगा। ठीक है। तो अब मैं बताती हूँ आपको कि पहले क्या था। पहले था सोशल एजुकेशनल, ठीक है, बैकवर्ड क्लास के लिए था ये। अब हो गया है सोशल एजुकेशनल एंड इकोनॉमिकल। ठीक है। इनके लिए ये आरक्षण हो गया है, मतलब सामाजिक और शैक्षिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण हो गया। क्लियर। इसके साथ चलते हैं कि इसके लिए फिर से एक ऑफिस मेमोरेंडम निकाला गया, जो 8 सितंबर 1993 को निकाला गया, और फिर से वही है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के जरिए निकाला गया है। क्लियर। इसके साथ चलते हैं कि हमें पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत क्यों होती है। किसी भी देश में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है, जो भी कार्यकलाप होते हैं, क्रियाक्रम हो रहे होते हैं, वो सारा कौन जो है करता है? वो सरकार करती है। सरकार और किसके जरिए करती है? वेरियस इंस्टीट्यूशन, अलग अलग संस्थाओं के जरिए करती है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में हम देखते हैं कि जो इंस्टीट्यूशन है वो सरकार को या देश को चलाते हैं। क्लियर। अब जैसे एग्जांपल देख लीजिए कि कुछ इंस्टीट्यूशन जो है लॉ बनाते हैं, कानून बनाते हैं, जैसे पार्लियामेंट। कुछ इंस्टीट्यूशन जो है इन्हीं जो लॉ को जो है डिसीजन लेते हैं और इम्प्लीमेंट भी करते हैं, लागू भी करते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर और सिविल सर्वेंट का हो गया। इसके साथ कुछ इंस्टीट्यूशन जो है वो रिजॉल्व द डिस्प्यूट, मतलब जो मतभेद होते हैं उनको सॉर्ट आउट करते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट हमारा। क्लियर। कई बार हम देखते हैं कि इतने ज़्यादा जो इंस्टीट्यूशन है, संस्थाएं इसमें इन्वॉल्व होती हैं
कि डिसीजन लेना जो है डिले हो जाता है, लेट होता है, कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम होती है। लेकिन लोकतंत्र में जो है अलग अलग लोगों से कंसल्ट करना, उनसे डिस्कशन करना, उनसे सलाह मशवरा लेना, जो है वाद विवाद करना ही तो लोकतंत्र है। आप तो ये पीछे पढ़ के आए हो। नेक्स्ट चलते हैं, वाई वी नीड पार्लियामेंट, हमें संसद की आवश्यकता क्यों है। आप पार्लियामेंट की फ़ोटो देख सकते हैं। चलिए अब इसकी जो है सबसे पहले ये देखते हैं कि संसद क्या है। जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं, एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जो चुने हुए प्रतिनिधियों की सुप्रीम सभा होती है, सबसे ऊपर की सभा होती है, सबसे ज़्यादा जो राजनीतिक अथॉरिटी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं, किसके बदले में, ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल, लोगों के बदले में। अब यही सभा को जो है अगर नेशनल लेवल पे है तो पार्लियामेंट कहलाएगी, अगर स्टेट लेवल पे है तो लेजिस्लेटिव असेंबली कहलाएगी। पार्लियामेंट मतलब संसद कहलाएगी और लेजिस्लेचर मतलब विधानसभा कहलाएगी। परिभाषा सेम है ना। यही डेफिनेशन दोनों में है, लेकिन सिर्फ एक वर्ड का बदलेगा कि लोकतांत्रिक देश में वो असेंबली चुने गए जनप्रतिनिधियों की सभा जो सबसे ज़्यादा शक्तियों का इस्तेमाल करती है जनता के बदले में। जो नेशनल असेंबली होगी, राष्ट्रीय स्तर की असेंबली है, तो संसद कहलाती है। और अगर वो स्टेट लेवल, राज्य स्तर की असेंबली है तो वो क्या कहलाएगी, विधानसभा कहलाएगी, लेजिस्लेचर असेंबली कहलाएगी। क्लियर हो गया। और ये तो हमें भी पता है कि हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ये होगी और पॉलिटिकल अथॉरिटी है, लोगों के बदले में सबसे ज़्यादा शक्तियों का इस्तेमाल करती है। कैसे करती है देखते हैं, उसके कार्य क्या है। सबसे पहला काम है मेकिंग लॉ, कानून बनाना। ठीक है, सबसे पहला काम क्या है, कानून बनाना। ठीक है, सबको पता है कि फाइनल अथॉरिटी जो भी कानून बनाने का है वो पार्लियामेंट के पास ही होता है। और ये काम इतना ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्रूशियल, मुश्किल होता है कि इन असेंबली को लेजिस्लेचर या विधायिका भी कहा जाता है। विधायिका का मतलब क्या, विधि का निर्माण करना, कानून का निर्माण करना। पार्लियामेंट जो है पूरे विश्व में जो है नए कानून बनाती है, पुराने कानूनों में बदलाव करती है और एबॉलिश, उन्हें निरस्त भी कर सकती है अगर वो किसी काम के नहीं है तो, और उनकी जगह दूसरे कानून भी बना देती है, रिप्लेस करने का काम भी यही करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, कंट्रोल गवर्नमेंट मतलब कि सरकार पर नियंत्रण करती है। सरकार को कैसे नियंत्रित करेगी, ये खुद ही सोचिए। नियंत्रण करना, सरकार पे नियंत्रण करना। अब इसमें पार्लियामेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड, बेसिकली पूरे विश्व में जो पार्लियामेंट होती है वो कुछ ऐसे जो है कंट्रोल ओवर दोज हु रन द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट रन करते हैं, जो सरकार चलाते हैं, उनको कंट्रोल करती है। इंडिया में तो इसकी जो पावर पूरी है और डायरेक्ट है। ठीक है, जैसे कि गवर्नमेंट में जो बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं वो तभी जो है अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं जब पार्लियामेंट उन्हें सपोर्ट करती है। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं बजट पे। बजट का क्या है, बजट पे चलते हैं। पार्लियामेंट जो है वो पूरे जो है मनी जो है गवर्नमेंट के पास या जनता का जो पैसा होता है उस पर जो है कंट्रोल रखती है। हमारे देशों में तो पब्लिक मनी, जो जनता का पैसा है, वो सिर्फ और सिर्फ तभी यूज़ हो सकता है, स्पेंड किया जा सकता है, खर्च किया जा सकता है जब पार्लियामेंट उसे सेक्शन करे, उसे इजाज़त दे दे। नेक्स्ट चलते हैं डिस्कशन एंड डिबेट, बेसिकली वाद विवाद जिसे आप कह सकते हो। ठीक है, इसमें क्या होता है, पार्लियामेंट जो है वाद विवाद का सबसे हाईएस्ट फोरम है जहाँ पे लोगों की जो है आकांक्षाओं का, उनके इश्यूज़ का, उनके मुद्दों का, नेशनल पॉलिसी, राष्ट्रीय नीतियों का के ऊपर क्या होती है, बहस होती है, वाद विवाद होता है। और पार्लियामेंट किसी भी मामले पे जो है क्या इन्फॉर्मेशन मांग सकती है, सूचना मांग सकती है। नेक्स्ट चलते हैं टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, बेसिकली लोकसभा और राज्यसभा दोनों की फ़ोटो आप देख सकते हो। अब देखते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में सबसे पहले अंतर क्या है कि राज्यसभा को जो है काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि स्टेट्स के जो विधानसभा के मेंबर्स होते हैं वो यहाँ के लिए जो है मेंबर चुन के भेजते हैं। 233 जो मेंबर्स हैं वो स्टेट से चुने जाते हैं, 12 मेंबर्स राष्ट्रपति चुनता है। ठीक है, और टोटल हो जाएंगे 245 जो अभी है। हाउसेस ऑफ द पीपल लोकसभा को कहते हैं। हाउसेस ऑफ द पीपल क्यों कहते हैं? क्योंकि जनता इनसे यहाँ पे चुनने के लिए डायरेक्ट चुनती है। ठीक है, डायरेक्ट जनता द्वारा वोटिंग कराई जाती है और यहाँ पे लोग चुने जाते हैं। 543 मेंबर्स जो है हम लोग चुनते हैं, मतलब जनता चुनती है, और 2 लोग जो है 2 मेंबर इसके राष्ट्रपति चुनता है। तो 545 टोटल मेंबर्स हो गए। क्लियर। ये बात याद रखिएगा कि प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट का पार्ट तो होता है, मतलब 2 हमारे पास जो है पार्लियामेंट का हिस्से 2 है, पार्लियामेंट को 2 हिस्सों में बांटा गया है, तो दोनों का जो है पार्लियामेंट हिस्सा तो होता है, लेकिन किसी भी एक का मेंबर सदस्य नहीं होता। वो कोई सांसद या जो है राज्यसभा या लोकसभा का सांसद या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होता है, दोनों का हिस्सा होता है। ठीक है, डैट इज़ वाई जितने भी हाउस एक तरीके से कानून बनाए जाते हैं इन हाउसेस के जरिए, वो तभी जो है फोर्स या इम्प्लीमेंट किया जा सकते हैं जब प्रेसिडेंट उन्हें जो है असेस करता है, एक तरीके से उसे जो है अलाउ कर देगा। अब दोनों में से जो है कौन ज़्यादा पावरफुल है, इसके ऊपर अगर मैं बात करूँ
तो राज्यसभा को अपर चैम्बर कहा जाता है, लोकसभा को लोअर चैम्बर कहा जाता है। लेकिन इसके नाम पे मत जाइएगा, पावर के मामले में बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। लोकसभा के पास ज़्यादा शक्तियाँ हैं और राज्यसभा के पास कम शक्तियाँ हैं। ये अपर चैम्बर और लोअर चैम्बर जो वर्ड है, ये कहीं किसी कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे यूज़ नहीं किया गया है, बस ये बात करने का, बोलने का एक नॉर्मल सा तरीका है, ठीक है। इससे इसकी शक्तियों का पता नहीं चलेगा। जैसे कि लोकसभा ज़्यादा पावरफुल क्यों है? सबसे पहले लार्ज नंबर इन मेंबर्स, बेसिकली मेंबर के मामले में ज़्यादा संख्या किसकी है? लोकसभा की। अभी मैंने बताया 545 मेंबर्स हैं वहाँ के। तो किसी भी नॉर्मल जो एक आम जो है कानून को पास करने के लिए दोनों जगह से पास किया जाता है। लेकिन अगर डिफरेंसेस होते हैं, दोनों एक दूसरे की बातों को पे सहमत नहीं होते, तो उन्हें उनका जो है क्या बुलाया जाता है? जॉइंट सेशन बुलाया जाता है, जहाँ पे डिबेट होती है और ज़्यादा संख्या में जो है लोकसभा के जो है मेंबर होने की वजह से उनकी बात पे ज़्यादा अहमियत दी जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट हम चलते हैं बजट पे। बजट में बेसिकली अगर मैं पैसों की बात करूँ तो लोकसभा जो है ज़्यादा शक्तियों का इस्तेमाल करती है। क्यों? क्योंकि बजट जो है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाता है। राज्यसभा जो है उसको 14 दिन के लिए डिले कर सकती है, उस पर सजेशन दे सकती है, लेकिन वो सजेशन मानना है या नहीं मानना है वो लोकसभा के ऊपर है, ठीक है। और राज्यसभा कभी भी बजट को रिजेक्ट नहीं कर सकती है, मना नहीं कर सकती है। क्लियर। कंट्रोल्स ओवर द मिनिस्टर, बेसिकली मिनिस्टर्स पे जो है, मंत्रियों पे कैसे कंट्रोल करना है। जैसे कि ये हम सबको पता है कि लोकसभा जो है मिनिस्टर्स को कंट्रोल करती है। सिर्फ और सिर्फ जिस पार्टी को जो है मेजॉरिटी होगी लोकसभा में, उसका जो सदस्य है, उसका जो लीडर है, वही प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, ठीक है। और अगर लोकसभा के जो मेंबर्स है वो मेजॉरिटी में ये बात कह दे कि उन्हें अविश्वास है प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद पे, नो कॉन्फिडेंट है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर पे, तो पूरा जो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उन्हें क्विट करना पड़ेगा, उन्हें उनका पद छोड़ना पड़ता है। लेकिन राज्यसभा के पास ऐसी कोई पावर नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं हम एग्जीक्यूटिव पे। बेसिकली एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका किसे कहते हैं? एक सिंपल सा है कि अ बॉडी ऑफ पर्सन, बेसिकली लोगों का ऐसी जो है संस्था या ग्रुप होता है जिसके पास अथॉरिटी, शक्ति होती है मेजर पॉलिसीज़ के ऊपर, मतलब बड़े बड़े जो नीतियां हैं उसके ऊपर कानून बनाना, उसके ऊपर फैसले ले सकना और उसको इम्प्लीमेंट करना जिसकी वजह से एग्जीक्यूटिव कहलाती है, क्योंकि ये कानूनों को एग्जीक्यूट करवाती है, ठीक है। इसके आगे चलते हैं कि एग्जीक्यूटिव जो है दो तरह की होती है, पॉलिटिकल और परमानेंट। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो है, ये बात याद रखिएगा कि जो स्पेसिफिक पीरियड, निश्चित समय अवधि के लिए चुनी जाती है, उसे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहते हैं और इसमें बड़े बड़े लीडर्स आ जाते हैं इस कैटेगरी में। क्लियर। इसके साथ साथ मिनिस्टर्स जो होते हैं उन्हें टेक्निकल मैटर्स में जो है बहुत कम जानकारी होती है, भले उनकी मिनिस्ट्री से ही रिलेटेड क्यों ना हो। ये बात याद रखिएगा कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होने के लिए आपकी जो है एजुकेशन जो है उसके कोई वैल्यू नहीं है, आपका एजुकेटेड होना ज़रूरी नहीं है, आपका पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है। क्लियर। लेकिन डेमोक्रेसी की अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा पावर जो है वो कौन यूज़ करता है? वो हमारी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव यूज़ करती है। क्यों? क्योंकि इन जो मिनिस्टर्स होते हैं ये जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, इसीलिए जनता के बदले में उनकी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं ज़्यादा जो है पावर का। और ये जो है जनता के प्रति आंसरेबल होते हैं उनके लिए गए फैसलों के लिए। अगर वो गलत फैसला लेते हैं तो वो जनता को जवाब देंगे उसके लिए। क्लियर। और इसीलिए मिनिस्टर्स जो होते हैं वो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर इनके पास होती है, अंतिम निर्णय लेने की शक्ति होती है। और ये जो पॉलिसीज़ होती है उसके उद्देश्य या फ्रेमवर्क जो है एक मोटा मोटा जो एक कहते हैं ना कि विचार जो है सामने रखते हैं। इसके साथ मिनिस्टर्स के पास ये बात याद रखिएगा, द मिनिस्टर इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू एन एक्सपर्ट मैटर्स। बेसिकली उससे आप उम्मीद नहीं कर सकते कि वो अपने मैटर्स में, अपने सब्जेक्ट में जो है एक्सपर्ट होगा। एक सिंपल सा है कि आप एक फाइनेंस मिनिस्टर को देखते हो तो क्या वो अर्थशास्त्र में, फाइनेंस में जो है बिल्कुल एक्सपर्ट होता है? कई बार तो ऐसा होता है कि फाइनेंस से रिलेटेड कुछ जो है वर्ड जो है उसके मीनिंग भी नहीं पता होते उन्हें, इसीलिए वो टेक्निकल मैटर्स में जो है उसे एक्सपर्ट नहीं होता है। उसको टेक्निकल मैटर्स में जो है एडवाइस देने के लिए आपकी परमानेंट एग्जीक्यूटिव होती है, सेक्रेटेरियंस होते हैं। क्लियर। वेरी ऑफ्टन बेसिकली ये हमें पता है कि जो अलग अलग जो है हमारे सेक्रेटेरियन जो एक्सपर्ट होते हैं उनके विचार अलग अलग होते हैं, इसीलिए जो है मिनिस्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसकी बात को मानेगा, कौन सा विचार जो उसे सबसे ज़्यादा पसंद आता है। अब एग्जांपल की बात अगर मैं बोलूँ तो इसमें पॉलिटिकल लीडर्स आ जाते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गया, मेंबर ऑफ काउंसिल हो गया, प्रेसिडेंट भी इसी का हिस्सा होते हैं। क्लियर। राष्ट्रपति हमारे। इसके साथ आगे चलते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम स्थायी कार्यपालिका कहते हैं।
और पॉलिटिकल को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। यहाँ पे चलते हैं कि पीपल्स आर अपॉइंटेड फॉर अ लॉन्ग टर्म बेसिस, जैसे उन्हें ऊपर था शॉर्ट टर्म, बेसिकली 5 साल के लिए ही वो नियुक्त हो सकते हैं। ये क्या लॉन्ग टर्म, बहुत ज़्यादा लंबे समय के लिए इन्हें नियुक्त किया जाता है। इसीलिए परमानेंट एग्जीक्यूटिव स्थायी कार्यपालिका सिविल सर्विसेज बेसिकली नौकरशाह कहलाते हैं। नौकरशाह क्योंकि ये सिविल सर्वेंट्स होते हैं, लोक सेवा का काम करते हैं। ठीक है, क्लियर, लोक सेवा का काम करते हैं। इसके साथ साथ ये बात याद रखिएगा कि रूलिंग पार्टी अगर बदलती है तो भी परमानेंट एग्जीक्यूटिव नहीं बदलते हैं, लेकिन अगर शासन करने वाली जो सत्ता में सरकार है वो बदल जाएगी तो जो राजनीतिक कार्यपालिका है वो भी बदल जाएगी। ठीक है, इसके साथ साथ जो राजनीतिक कार्यपालिका ये उसके अंदर उसके जो है उसको असिस्ट करते हैं, उसके कंट्रोल में काम करते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव स्थायी कार्यपालिका। और याद रखिएगा कि जैसे राजनीतिक कार्यपालिका के लिए ज़्यादा पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं था, लेकिन स्थायी कार्यपालिका के लिए आपको अपने विषय में एक्सपर्ट नॉलेज रखनी पड़ती है, क्योंकि सारी सजेशन वगैरह तो आप ही दोगे मंत्री को। क्लियर, इसके साथ एग्जांपल्स में अगर मैं बात करूँ तो आईएएस आईपीएस जो होते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, ये सारे जो है इसी में आ जाते हैं, स्थायी कार्यपालिका में आ जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम प्राइम मिनिस्टर। ये प्राइम मिनिस्टर की लिस्ट है जो आज तक जितने भी लोग प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ठीक है, अभी जो है कौन है हमारा प्राइम मिनिस्टर, अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, जिनके बारे में आप देखते ही रहते हो। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक यही है कि जो प्राइम मिनिस्टर है उसको अपॉइंट कैसे किया जाता है, कैसे चुना जाता है। अगर मैं नॉर्मल बात करूँ तो प्राइम मिनिस्टर को जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, राष्ट्रपति जो है उनको जो है नियुक्त करते हैं, लेकिन वो अपनी मर्जी से किसी को नियुक्त नहीं कर सकते। उसके पीछे कंडीशन होती है कि जिस भी पार्टी को जो है लोकसभा में मेजॉरिटी मिलती है, या कोलिएशन को मतलब कि गठबंधन को जो है मेजॉरिटी मिलती है, उसके लीडर को जो है प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया जाता है, प्रधानमंत्री बनाया जाता है। अगर इन केस अगर किसी भी एक सिंगल पार्टी अलायंस को जो है मेजॉरिटी नहीं मिलती है तो प्रेसिडेंट उस व्यक्ति को जो है नियुक्त करता है जो वोटिंग के टाइम पे जो है ज़्यादा मेजॉरिटी का सपोर्ट प्राप्त कर सकता है। क्लियर, कोलिएशन गवर्नमेंट में पहले ही बता चुकी हूँ आपको, एक बार फिर से बता देती हूँ कि उसे कहा जाता है जब 2 या 2 से ज़्यादा दल मिलकर एक सरकार जो है बनाते हैं। अब प्राइम मिनिस्टर की शक्तियों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो क्या है, हेड ऑफ मिनिस्टर। ये बात याद रखिएगा कि जो कैबिनेट मीटिंग्स होती है उसको जो है लीड करने वाला कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। कई बार ऐसा होता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन मतलब कि बैलेंस या तालमेल बिठाने का काम भी प्राइम मिनिस्टर को करना पड़ता है। कई बार जो अलग अलग डिपार्टमेंट है उनमें डिसएग्रीमेंट होती है, तो ऐसी सिचुएशन में जो फाइनल डिसीजन होता है वो प्राइम मिनिस्टर लेते हैं। और जितने भी मिनिस्ट्रीज़ है उनका सुपरविज़न करना, उन पे जो है निगरानी रखने का काम भी प्राइम मिनिस्टर का है। ठीक है, और जब भी इनकी जो है मीटिंग होती है तो इनको लीड करना, लीडरशिप का कार्य भी प्राइम मिनिस्टर ही करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनिस्ट्री मतलब कि उनके अलग अलग मंत्रालय जो है मंत्रियों को देने का काम भी कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर ही हमारे करते हैं। प्राइम मिनिस्टर बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट एंड रीडिस्ट्रीब्यूट मतलब वितरण और पुनः वितरण करते हैं मंत्रालय का, और वो किसी भी मंत्री को उसके पद से हटा भी सकते हैं। और अगर प्राइम मिनिस्टर अपना पद छोड़ते हैं तो सबको जो है पूरी मिनिस्ट्री को जो है अपना पद छोड़ना पड़ता है, क्विट करना पड़ता है। इन कोलिएशन गवर्नमेंट में क्या होता है कि प्राइम मिनिस्टर की शक्तियाँ थोड़ी सी कम हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि कोलिएशन में प्राइम मिनिस्टर में जो जितने भी डिसीजंस होते हैं उस अपनी मर्ज़ी से नहीं ले पाता है। उसकी कोलिएशन में जितनी भी पार्टीज़ हैं उनके साथ जो है पार्टनर्स को जो है उनको इंक्लूड करना पड़ता है, उनको सहमत करना पड़ता है, उनकी बात भी सुननी पड़ती है। तो इसकी वजह से कोलिएशन गठबंधन सरकार में प्रधानमंत्री की जो शक्तियाँ होती है थोड़ी सी कम हो जाती है। क्लियर, कोलिएशन गवर्नमेंट की डेफिनेशन भी देखिए यहाँ पे दे रखी है, गवर्नमेंट फॉर्म बाय एन अलायंस ऑफ 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टी, मतलब कि 2 या उससे ज़्यादा राजनीतिक दल जो है एक साथ आकर जब मेजॉरिटी सपोर्ट बनाते हैं और सरकार बनाते हैं तो कोलिएशन गवर्नमेंट कहलाती है। काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर की बात कर देते हैं, हमारे कुछ काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर जो अभी रिसेंटली हैं। ठीक है, आप खुद पढ़ लीजिएगा। अब इनको अपॉइंट कैसे किया जाता है मैं ऊपर भी आपको समझा चुकी हूँ, फिर से वही चीज़ रिपीट होगी कि प्रेसिडेंट जो है वो प्रधानमंत्री की सलाह पे मंत्री परिषद को नियुक्त करता है, मिनिस्टर्स को नियुक्त करता है। और किन्हें नियुक्त किया जाता है, जिस पार्टी को मेजॉरिटी में जो है लोकसभा मेजॉरिटी मिलती है, या जो कोलिएशन वाली गवर्नमेंट बनती है तो लोकसभा में जिसको भी मेजॉरिटी मिलेगी उसके नेताओं को जो है चुना जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ना चुन के किसी अन्य जो है नेता को चुन लेता है जो पार्लियामेंट का सदस्य ना हो। समटाइम्स अ पर्सन हु इज़ नॉट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, उसे भी मिनिस्टर बना दिया जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में उन्हें जो है एक टाइम पीरियड दिया जाता है लगभग 6 मंथ का, जब उन्हें जो है खुद को किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब किसी भी पार्लियामेंट का सदस्य, चाहे वो लोकसभा हो जाए चाहे वो राज्यसभा हो जाए,
उसका सदस्य बनाना पड़ता है। अगर वो नहीं बना पाते तो उनको उनकी मिनिस्ट्री छोड़नी पड़ती है। क्लियर। इसके आगे चलते हैं कि नॉर्मली जो है काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर में कितने 60 से लेकर 80 मिनिस्टर्स होते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं देती हूँ। अगर मैं ये बताती हूँ लोकसभा है, ठीक है, लोकसभा के जो है पूरे सदस्य कितने हैं 545। क्लियर। इसके अंदर यह आ गया काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, इसमें आ गए 60 से लेकर 80 मंत्री। अब इसमें इससे भी छोटा है, ये है कैबिनेट। कैबिनेट मिनिस्ट्री में बेसिकली 20 से 25 मंत्री होते हैं। तो ये सारे कहाँ से चुने जाते हैं? लोकसभा के 545 मेंबर में से जो है काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर चुने जाते हैं। फिर उसमें जो 60 से 80 मंत्री चुने गए उन्हीं में से कैबिनेट मंत्री चुने जाते हैं, ठीक है। तो ये सारा एक ही सर्कल से निकलते हैं, मतलब ये सारे सांसद ही होते हैं। क्लियर। जैसे यहाँ पे लिखा है कैबिनेट मिनिस्ट्री या टॉप लेवल लीडर्स, मतलब जो सबसे ऊपर के लीडर्स होते हैं जो रूलिंग पार्टी के, उन्हें जो है बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज दी जाती हैं। और लगभग 25 मिनिस्टर, मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गया, मतलब वित्त मंत्रालय हो गया, जो होम मिनिस्ट्री हो गया, जो गृह मंत्रालय हो गया, इन सबको जो है इकट्ठा करके जो है 25 मिनिस्टर्स होते हैं। और ये बात याद रखिएगा कि मिनिस्टर नॉर्मली अपने अपने स्टेट में रहते हैं, जो क्योंकि उनको दूसरे छोटे मंत्रालय भी दिए जाते हैं। इसीलिए जब कैबिनेट मिनिस्ट्री की मीटिंग होती है तो स्पेशली इन्हें इनवाइट करना पड़ता है उस मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए। इसके साथ जो मिनिस्टर्स होते हैं वो स्टेट मिनिस्टर्स हैं, मतलब कि एक केंद्र सरकार में भी जो है आपका जो है हेल्थ मिनिस्टर है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ दिल्ली और यूपी के भी हेल्थ मिनिस्टर अपने अलग अलग है, तो वो कंटिन्यू जो सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर है वो स्टेट हेल्थ मिनिस्टर से जो है कनेक्टेड रहेगा। सिर्फ हेल्थ मिनिस्टर ही नहीं बल्कि दूसरे भी मिनिस्ट्री एक दूसरे से कनेक्टेड रहेगी स्टेट मिनिस्ट्री से। इसके साथ ये बात याद रखिएगा कि नो प्रैक्टिस फॉर सारी जो मीटिंग्स में जो है कैबिनेट मिनिस्टर में सारे जो मंत्री है वो इकट्ठा नहीं हो पाते हैं। 60 से लेकर 80 मिनिस्टर है, तो जो 20-25 जो कैबिनेट मिनिस्टर है उनके लिए गए डिसीजन जो है सब फॉलो करते हैं। इसमें पार्लियामेंट डेमोक्रेसी में जो कैबिनेट मंत्रालय है उसकी भूमिका इतनी इंपॉर्टेंट होती है, तो कई बार इसे कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है, सरकार का कैबिनेटीय तंत्र, ठीक है। इसके साथ ये पूरी जो है कैबिनेट 20 से 25 जो मंत्री है वो एक टीम की तरह काम करते हैं। इन सभी मिनिस्टर्स की व्यूज़ जो है अलग अलग हो सकते हैं, इनके विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि इनमें से कोई भी मंत्री जो है खुलेआम सरकार की निंदा नहीं कर सकता, उसके स्टेप्स के खिलाफ नहीं जा सकता है, ठीक है। और इन सबको जो है सेक्रेटेरियंस, मतलब कि एक्सपर्ट जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है वो प्रोवाइड कराई जाती है, ताकि ये किसी भी डिसीजन को लेने के लिए जो है मिनिस्टर्स को जो है इंफॉर्मेशन दे सके, ठीक है। और कैबिनेट जो मिनिस्ट्री है उसके लिए तो पूरा कैबिनेट सेक्रेटेरियन बनाई गई है, ठीक है। क्लियर हो गया। कैबिनेट सेक्रेटेरियन है और इसमें जो है जो सीनियर सिविल सर्वेंट्स होते हैं, जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव अगर आपको याद हो तो वही जो है इसमें का हिस्सा होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं प्रेसिडेंट का। लिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट आप देख सकते हैं, और फिलहाल हमारे जो है कौन है, रामनाथ कोविंद है, 2017 में बने थे। इसके साथ मैं चलती हूँ कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो क्या होते हैं, हेड ऑफ स्टेट होते हैं, राज्य के जो है प्रमुख होते हैं। और मिनिस्टर जो प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं गवर्नमेंट के प्रमुख होते हैं, सरकार के प्रमुख होते हैं, ठीक है। नॉमिनल नाम मात्र की शक्तियाँ का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ प्रेसिडेंट की स्थिति वही है जो ब्रिटेन में जो है क्वीन की स्थिति है। इसके जो प्रेसिडेंट है वो जो है जितनी भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है उन सबका सुपरविजन कार्य करते हैं, उस सब पे निगरानी रखते हैं, उनके कार्य को देखते हैं। इसके साथ इनको अपॉइंट कैसे किया जाता है ये बात याद रखिएगा कि लोकसभा और राज्यसभा, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य, और इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब एमएलए, मतलब विधानसभा के जो सदस्य हैं, मतलब हर राज्य की अपनी अपनी विधानसभा है ना, तो विधानसभा के सदस्य और लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य सब मिलकर जो है वो प्रेसिडेंट को चुनते हैं। क्लियर हो गया। इसीलिए जिसको भी मेजोरिटी में वोट मिलता है वो प्रेसिडेंट बन जाता है। इसीलिए कह सकते हैं कि पूरे देश का प्रतिनिधित्व कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। अब प्रेसिडेंट की शक्तियों के बारे में देख लेते हैं। अपॉइंटमेंट पावर, बेसिकली ये बात याद रखिएगा कि जितनी भी अपॉइंटमेंट होती है पूरे देश में वो सारा सिर्फ और सिर्फ किसके नाम पे होती है, प्रेसिडेंट के नाम पे होती है। सारे काम गवर्नमेंट के किसके नाम पे होते हैं, प्रेसिडेंट के नाम पे होते हैं। जितनी भी पॉलिसीज़ वगैरह बनाई जाती है प्रेसिडेंट के नाम से बनाई जाती है। क्लियर। अब देखते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसको प्रेसिडेंट के नाम से नियुक्त किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का जज, हाई कोर्ट के जो है जजेस, जो गवर्नर्स हो गए, राज्यपाल हो गए स्टेट्स के, इलेक्शन कमिश्नर का, चुनाव आयोग की नियुक्ति, एम्बेसडर जो राजदूत होते हैं, इन सब की नियुक्तियाँ किसके नाम पे की जाती है, प्रेसिडेंट के नाम पे, ठीक है। इसके साथ साथ जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय जो संधियाँ होती हैं, जो समझौते होते हैं, वो भी राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। यहाँ तक कि हमारे डिफेंस फोर्स का जो है वो सुप्रीम कमांडर है वो कौन होता है, वो हमारे राष्ट्रपति ही होते हैं। रिकंसीडर एडवाइस ये दे सकते हैं। एक सिंपल सा है कि जब भी ऐसा होता है
कि प्रेसिडेंट जो है उनके पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोई भी कानून जो है वो उनके पास भेजती है प्रेसिडेंट के पास, उनकी स्टैंप लगने के लिए, उनके साइन या परमिशन लेने के लिए। तब प्रेसिडेंट के पास ये अधिकार होता है कि वो कुछ समय के लिए जो है उस जो आदेश है उसको अपने पास रख लेते हैं। बिल इज अ बिकम ओनली द प्रेसिडेंट गिव असिस्ट, तभी वो जो है लागू हो सकता है जब प्रेसिडेंट उस पर जो है स्टैंप लगा सकता है। वो कुछ समय के लिए उसे अपने पास रख सकते हैं और दोबारा उसे जो है रिकन्सिडरेशन के लिए, मतलब कि दोबारा सुझाव के लिए जो है उसके विचार पुनः विचार के लिए जो है उसे पार्लियामेंट में भेज सकते हैं। और पार्लियामेंट अगर उन्हें दोबारा उस बिल को एज इट इज़ भेज दे तो उन्हें फिर साइन करना पड़ता है। क्लियर। इसके साथ अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर की शक्तियों के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि राष्ट्रपति जो है प्राइम मिनिस्टर को नियुक्त करता है। लोकसभा को जिस भी पार्टी को मेजॉरिटी मिलती है, जिस कॉलिएशन गवर्नमेंट को जो है मेजॉरिटी मिलती है, उसको उसके नेता को जो है प्रधानमंत्री बनाते हैं राष्ट्रपति। लेकिन अगर किसी एक पार्टी को जो है स्पष्ट बहुमत नहीं होता है, स्पष्ट क्लियर मेजॉरिटी नहीं होती है, तो अपने जो है थॉट को, अपने ओपिनियन के अनुसार ऐसे व्यक्ति को जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं जिसको जो है मेजॉरिटी सपोर्ट करे। क्लियर। अब प्रेसिडेंटियल सिस्टम क्या है, कई देशों में ऐसा तो नहीं है कि हर जगह प्रेसिडेंट के पावर्स जो है इतनी लिमिटेड हुई होगी जैसे हमारे देश में है। तो कई ऐसे देश हैं जो हमारी विश्व में जहाँ पे प्रेसिडेंट के पास बहुत ज़्यादा शक्तियाँ हैं, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वहाँ पे सारी पावर जो है कहाँ पे प्रेसिडेंट के पास होती है, इसीलिए उस सिस्टम को क्या प्रेसिडेंटियल सिस्टम कहा जाता है। क्लियर हो गया। अब वहाँ पे भी जो है कानून बनाने के लिए लेजिस्लेचर है। अब वहाँ की जो है जो संसद है उसको क्या कहा जाता है, कांग्रेस कहा जाता है। अगर आपको हिस्ट्री का याद हो तो आप मुझे जो कमेंट करके बताइएगा कि जर्मनी और रूस की संसद को क्या कहा जाता है, जो मैंने आपको हिस्ट्री में पढ़ा रखा है। क्लियर। अब आगे पढ़ते हैं कि ये बात याद रखिएगा कि ऐसी कोई ज़रूरत अमेरिका में नहीं है कि जब तक जो है कांग्रेस में प्रेसिडेंट को जो है मेजॉरिटी मिलेगी तब तक ही वो शासन कर सकता है, तब तक ही वो कानून बना सकता है। ऐसा कुछ नहीं है। जो प्राइम मिनिस्टर है जो प्रेसिडेंट है अमेरिका का, उसका कार्यकाल 4 साल का होता है, 4 ईयर्स का, और उसको जो है उतना वो काम कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है जब तक कि उसका टाइम पीरियड पूरा नहीं हो जाता है। क्लियर। और अगर कांग्रेस मतलब वहाँ की संसद का बनाया हुआ कोई भी कानून उसे पसंद नहीं आता है तो वो अपनी वीटो पावर यूज़ करके उसको ख़त्म भी कर सकता है, उस कानून को पास होने से रोक भी सकते हैं। क्लियर। और भारत जैसे देशों में जो सिस्टम चलता है उसे संसदीय पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है, सरकार का संसदीय स्वरूप भी कहा जाता है। इसके साथ हम जुडिशरी का पढ़ते हैं। जुडिशरी में अगर मैं बात करूँ तो जुडिशरी क्या है, जितने भी लीगल जो मतभेद वगैरह होते हैं, जो समझौते होते हैं, उसकी अगर मैं बात करूँ तो वो जो है जुडिशरी सॉल्व करती है। जितने भी कोर्ट है भारत में उन सबको एक साथ जो है अगर प्रोनाउंस किया जाता है तो क्या जुडिशरी कहलाती है। क्लियर। न्यायपालिका कहलाती है। क्या कहलाती है, न्यायपालिका कहलाती है। क्लियर। इसके साथ अगर मैं बात करूँ सबसे ऊपर कौन है, सुप्रीम कोर्ट है। सबसे ऊपर कौन है, सुप्रीम कोर्ट है। उसके बाद आती है स्टेट्स में होती है हाई कोर्ट। क्लियर। उसके बाद नीचे तीसरे लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और लास्ट चौथे लेवल पे जो है लोकल लेवल की कोर्ट होती है। ठीक है। और अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में इंटीग्रेटेड जो है जुडिशरी है, एकीकृत जो है वो है न्यायपालिका है। क्यों है, क्योंकि भारत में जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जो है बाकी तीनों लेवल की सरकार जो कोर्ट है वो मानती है, उसके फैसले के खिलाफ नहीं जा सकती है। तो एकीकृत है, एक ही न्यायपालिका के अंतर्गत है ये। अब ये कौन कौन से मामलों को जो है सॉर्ट आउट करते देखते हैं। बिटवीन सिटीजन ऑफ द कंट्री, बेसिकली हम भारत के जो नागरिक है उनके बीच कोई मतभेद होता है तो उसके जो है फैसला सुनाती है। सिटीजन एंड गवर्नमेंट मतलब नागरिक और सरकार के बीच में कोई मतभेद हो तो। 2 और मोर स्टेट गवर्नमेंट मतलब कि 2 या उससे ज़्यादा जो राज्य सरकार है उनके बीच में मतभेद हो तो। और गवर्नमेंट एट द यूनियन एंड स्टेट लेवल मतलब कि केंद्र सरकार और किसी राज्य सरकार के बीच कोई मतभेद हो तो उसका फैसला कौन करती है, हमारी सुप्रीम कोर्ट करती है। ये देखिए ये हमारी सुप्रीम कोर्ट है। यहाँ पे हम क्रिमिनल और सिविल केसेस के लिए जा सकते हैं। ठीक है। मतलब कि जो आपराधिक मामले हैं उनके लिए भी जा सकते हैं और फौजदारी मामलों के लिए भी जा सकते हैं। और हाई कोर्ट के अगर किसी फैसले के खिलाफ हमें अपील करनी है तो वो भी हम कर सकते हैं। भारत की जो जुडिशरी है उसे इंडिपेंडेंट स्वतंत्र न्यायपालिका कहा जाता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि भारत की जुडिशरी जो है न्यायपालिका और लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव विधायिका और कार्यपालिका के कंट्रोल में काम नहीं करते हैं, वो आज़ाद होकर काम करती है। ठीक है। किसी भी क्रिमिनल को इसलिए नहीं छोड़ा जा सकता कि वो जो है मंत्री का साला है। क्लियर हो गया। इसका मतलब क्या है कि विधायिका के कार्यपालिका के कंट्रोल में वो काम नहीं करती और डेमोक्रेसी लोकतंत्र में तो ऐसा होना भी चाहिए। क्लियर। अब अपॉइंटमेंट कैसे होती है कोर्ट के जजेस की, देखिए
जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट राष्ट्रपति हमारा नियुक्त करता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को, लेकिन ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनकी सलाह पर। क्लियर, प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर सुप्रीम कोर्ट के दूसरे जो न्यायाधीश है और हाई कोर्ट के न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति की जाती है। और अगर मैं बात करूं प्रैक्टिस की, तो जो सीनियर जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, सेलेक्ट द न्यू जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। बेसिकली सीनियर जजेस ही जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की जो है नियुक्ति करते हैं, मतलब वरिष्ठ जो न्यायाधीश होते हैं। देयर इज अ वेरी लिटिल स्कोप, ये बहुत कम चांसेस होते हैं कि जो राजनीतिक कार्यपालिका है उसका इंटरफेरेंस इसके अंदर हो। और सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे ज़्यादा सीनियर वरिष्ठ जज होता है उसी को चीफ जस्टिस बनाया जाता है। अब इनको हटाने का तरीका देख लीजिए, रिमूव कैसे किया जाए। बेसिकली ये बहुत मुश्किल है कि एक बार अगर उसे उसकी पद पे जो है मिल गया हो, न्यायाधीश बना दिया गया हो, तो उसे हटाना जो है उतना ही मुश्किल है जैसे देश के राष्ट्रपति को हटाना है। बेसिकली 2/3 मेजॉरिटी, कितनी, लास्ट लाइन देखिए, 2/3 मेंबर्स, मतलब कि जो पार्लियामेंट है उसकी की मदद से जो है इन्हें हटाया जा सकता है। और वो भी कितना, 2/3 मेजॉरिटी से जो है बिल पास करना पड़ेगा कि इन्हें हटा देना चाहिए, तब जाके जो है इन्हें हटाया जा सकता है, न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। अदरवाइज उन्हें हटाना बहुत मुश्किल है। और अगर मैं भारतीय इतिहास की बात करूँ तो अब तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, पावर इनकी क्या है। बेसिकली जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा है। ठीक है, देखिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास जो है ये पूरा अधिकार होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में इंटरफेयर करे, उसको जो है इवेल्युएट करे, उसको जो है एक तरीके से परिभाषित करे। ठीक है, दे कैन डिक्लेयर इनवैलिड एनी लॉ ऑफ लेजिस्लेचर, मतलब कि जो विधायिका है उसके बनाए किसी भी कानून को वो इनवैलिड, अवैध घोषित कर सकते हैं अगर वो जो है जो संविधान है उसकी मूल भावनाओं के खिलाफ होगा तो। दस दे कैन डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी ऑफ एनी लेजिस्लेशन। इसी वजह से हम देखते हैं कि किसी भी संविधान में बनाए नियम कायदे कानून की वैलिडिटी, वैधता को ये प्रदान करते हैं व्हेन इट इज़ चैलेंज बिफोर देम। और अगर किसी कानून को इनके सामने चुनौती दी जाती है तो वो जुडिशियल रिव्यू, न्याय समीक्षा का जो है सहारा लेकर जो है किसी भी संविधान के खिलाफ जाने वाले किसी भी कानून को रद्द कर देते हैं। क्लियर, नेक्स्ट चलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे ये कहती है कि जो कोर और बेसिक प्रिंसिपल है, जो मूलभूत जो है हमारे संविधान की चीज़ें हैं, उसको कौन नहीं बदल सकता, पार्लियामेंट भी नहीं बदल सकती है। और इसी वजह से हमारे अधिकारों की जो है गार्डियन या रक्षक कहलाती है कौन, सुप्रीम कोर्ट कहलाती है, या फिर जो हमारी जुडिशरी है वो कहलाती है द गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट, हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षक कहलाती है। क्लियर, इसके साथ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL क्या है, जनहित याचिका कहा जाता है। एनीवन कैन अप्रोच द कोर्ट, कोई भी व्यक्ति कोर्ट जा सकता है अगर उसके पब्लिक इंटरेस्ट, उसके जो हित की जो खिलाफ है, उसकी जो भलाई है उसके खिलाफ उसको हर्ट किया जा रहा है, उसके जो अधिकारों को छीना जा रहा है, तो अगर सरकार कर रही है, एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के किसी भी कार्य से उसकी जो है अधिकारों को छीना जा रहा है, उसको नुकसान पहुंच रहा है, तो वो जनहित याचिका के जरिए अपनी बात को जो है पहुंचा सकती है न्यायपालिका के पास, और न्यायपालिका उस पर जो है मुकदमा कर सकती है, केस कर सकती है। इसको जनहित याचिका, जनता के हित के लिए याचिका डालना, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी कहते हैं। अब इसके साथ आपकी बुक में जो है दे रखा है, मैं यहाँ पे लगा नहीं पाई फ़ोटो, कि बेसिकली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसका नाम क्या है, श्री जस्टिस JS खेयर, वो जो है ओथ ले रहे, शपथ ले रहे, और उनको शपथ कौन दिला रहा है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री रामनाथ कोविंद। ठीक है, 25 जुलाई 2017 को जो है ये चीज़ हुई थी। क्लियर हो गया। अब मैं इसकी फ़ोटो लगा नहीं पाई हूँ, आप अपनी बुक में देख सकते हैं, न्यू बुक में जो है दिखा भी रखा है। क्लियर, इसके साथ साथ जो है आज का लेक्चर इतना ही, आज की क्लास इतनी ही है। अगर पसंद आए तो प्लीज़ जो है इसको शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।